दोस्तों नमस्ते। आज कंटिन्यू क्लास रहेगी। ये दूसरी क्लास है। आज राजस्थान के जनपद युग के बारे में ये दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास करवा दी थी और बहुत सारे नवीन प्रश्नों को मैंने हल करवाया था। आज भी मैंने लगभग 15 प्रश्न ऐड किए हैं। आप समझने का प्रयास करिए। बेहद शानदार प्रश्न है, आपको कहीं नहीं मिलने वाले और अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। हमारी तैयारी एक कदम आगे की तैयारी है और ये तैयारी आपके सफलता के लिए निश्चित रूप से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको अगर नया प्रश्न बना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका ओल्ड प्रश्न बनता है तो मैंने ओल्ड प्रश्न लगभग हल करवा दिए हैं 2022-23 के। ठीक है। अगर अब मैंने ये सीरीज इस चलाने का उद्देश्य ये था कि अगर कोई नया प्रश्न बनता है तो विद्यार्थी के वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या विद्यार्थी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये इस टॉपिक की ये दूसरी क्लास है और आज भी प्रश्न मैंने बेहद शानदार तैयार किए हैं। आप अच्छे से समझना, कंसेप्ट देखना प्रश्नों का आप। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। हाँ, प्रश्न देखो। प्रश्न देखो, मालव जनपद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि सिकंदर का आक्रमण होता है 327 ईस्वी में। पिछले वाली क्लास में बताया कि सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर पश्चिम उत्तर भारत के द्वारा आक्रमण करता है और आक्रमण के कारण कुछ जातियां थी जो राजस्थान के पूर्वी भाग में आकर बसने लगी थी। उसी का एक था मालव जनपद। और मालव जनपद के बारे में कौन सा नहीं है, ये आपका प्रश्न कंसेप्ट क्लियर कर देगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाना, यहाँ से बाहर फिर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। इस जनपद का विस्तार अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ तक फैला हुआ था। आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना कि मालव जनपद का विस्तार प्रश्न पूछ ले, प्रश्न में 3 ऑप्शन दे दे और एक दूसरा दे दे, तो ये चीज आप दिमाग में जरूर रखना कि अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ तक ये मालव जनपद फैला हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल सही कथन है। मालव जनपद ने है, ठीक है, ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। यह भी कथन सही है क्योंकि समुद्रगुप्त से पहले मालव जनपद स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, परंतु समुद्रगुप्त की विजयों कहते हैं कि गणराज्य, ठीक है, मालव एक गणराज्य में था और लगभग 9 गणराज्यों की हमें सूची मिलती है और 5 प्रत्यंत राज्य की सूची मिलती है। तो वो मालव जनपद 9 गणराज्यों में शामिल था, ये आप दिमाग में रखना। और समुद्रगुप्त ने इसको जीत लिया था, तो समुद्रगुप्त की अधीनता मालव जनपद ने स्वीकार की थी। ये भी कथन बिल्कुल सही कथन, ठीक है, जिसकी जानकारी पर्याप्त परिस्थितियों में मिलती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। रेड नामक नगर से मालव जनपद की लेड सील प्राप्त हुई है। ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि रेड जो अपना राजस्थान का नगर था, रेड नगर टॉप वाला, उस वहां से मालव जनपद की लेड सील प्राप्त हुई है। लेड सील का मतलब हो गया कि एक मुद्रा प्राप्त हुई। स्टार लगा के कॉपी नोट कर लेना। मालव जनपद का मूल निवास स्थान सिंधु नदी का संगम था। ये लाइन गलत हो जाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो मालव जनपद का मूल स्थान तो था, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बताने के लिए, अपनी प्रजाति बचाने के लिए वहां से भागे थे। तो वो मूल स्थान कौन सा था? तो मूल स्थान सिंधु नदी नहीं था, बल्कि रावी और चिनाब नदी, रावी और चिनाब नदी, ठीक है ना। ये पड़ती है पंजाब वाले क्षेत्र में। हम पढ़ते भी हैं कि दक्षिणी पंजाब से ये भाग कर आए थे। तो मालव जनपद का मूल स्थान अगर कहीं परीक्षा में पूछ ले तो रावी और चिनाब है, दिमाग में रखना, पंजाब वाला क्षेत्र। तो ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। मालव जनपद ने पुष्कर क्षेत्र के भद्रों को पराजित किया था। ये भी बिल्कुल सही कथन है। भद्रों का, या हम पढ़ते हैं ना कि नेहपान,
नहपान पढ़ते हैं। तो नहपान का कोई दामाद यहाँ शासन कर रहा था, तो नहपान के दामाद को इन्होंने मालव जनपद ने पराजित किया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही कथन है। और जब इतना आप पढ़ लोगे ना, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मूल स्थान आप दिमाग में जरूर रखना कि रावी और चिनाब मूल स्थान था मालव जनपद का। और अजमेर, टोंक, मेवाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ फैला हुआ था। और समुद्रगुप्त की इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। और लेड सील मालव जनपद की लेड सील कहां से प्राप्त हुई है, तो वो रेड टोंक से प्राप्त हुई है। ये भी कथन बिल्कुल सही कथन। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न हम हल करते हैं ना, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और हमें पता चलता है कि वर्तमान में प्रश्न शैली कैसी है। ऐसे प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। आरपीसी अच्छे प्रश्न बनाती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो। यहाँ प्रश्न बेहद शानदार बनते हैं। आरएसपी में भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ से प्रश्न कि ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप समझना, बेहद शानदार प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। दूसरा प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न ऐड किया है ना। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, शायद बड़ा दिखने का होगा। ठीक है, सीवी जनपद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, मैं ऐसे प्रश्न क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसकी एक वजह है, आपको सीवी जनपद की जानकारी एक ही प्रश्न में पूरी मिल जाए। आपको जैसे ये सीवी जनपद की जानकारी है, तो इतनी जानकारी किसी एक बुक में नहीं मिलेगी। मैं 4 या 5 किताबों से मिला के मैं ये प्रश्न बनाता हूँ। तो ये सीरीज चलाना बहुत कठिन काम है। और ये फ्री की सीरीज, आप मान चलो कि ये 5,000 10,000 देके कोर्स लेके भी ये चीजें आपको वहां नहीं पढ़नी मिलती है। तो अच्छे से आप इसका यूज करो। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कितना यूज कर पाते हो। ठीक है, सीवी जनपद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। तो सीवी जाति की राजधानी शिवपुर थी, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि सीवी की राजधानी हमें शिवपुर मिलती है। ये बिल्कुल सही कथन है। सिकंदर के आक्रमण के कारण दक्षिणी पंजाब से भागकर उदयपुर में निवास करने लगी। ये स्टार लगा काफी नोट कर लेना कि सीवी जनपद जब पंजाब से आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के कारण वहां से भागकर राजस्थान के किस क्षेत्र में आई थी, तो ये आप दिमाग में जरूर रखना है ना। तो उदयपुर में लगभग वो आकर बसी थी। इन्होंने अपनी राजधानी माध्यमिका को बनाया था। ये भी अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो माध्यमिका राजधानी थी। ठीक है, सीवी जनपद की अनेक मुद्राएं नगर से प्राप्त हुई। नगर से प्राप्त हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सीवी जनपद की अनेक मुद्राएं नगरी से प्राप्त हुई। और माध्यमिका को क्या कहते हैं, नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज है। ठीक, अच्छा प्रश्न है। माध्यमिका मतलब हो गया कि सीवी जनपद की राजधानी। यवन आक्रमण होने का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। और कथन पूछा सही नहीं है, ये कथन सही नहीं। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। माध्यमिका पर यवन आक्रमण का उल्लेख करने वाला स्रोत कौन सा है, तो वो है महाभाष्य। कौन सी है, महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य। और पतंजलि किसके दरबार में था, आपको ये शुंगकालीन है। शुंगकालीन हाँ ठीक है, शुंगकालीन उसके दरबार में था। ठीक है, शासक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो महाभाष्य जिसकी रचना पतंजलि ने की थी, उसमें उल्लेख मिलता है माध्यमिका पर यवन आक्रमण होने का। तो आप ये दिमाग में जरूर रखना। और इतना याद करो या नहीं करो, शिवपुर याद रखना। और उदयपुर में रहने लगी और इसकी राजधानी माध्यमिका को बनाया था। इतना सीवी जनपद के बारे में आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अब देखो, एक योध्या जनपद भी था राजस्थान में। योध्या जनपद का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में था। योध्या जनपद का सीधा ही बेसिक प्रश्न आता है कि योध्या जनपद का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में था। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में पूछ ले, तो क्षेत्र पूछ ले कि उत्तरी राजस्थान। ठीक है, और जगह का नाम पूछ ले तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में योध्या जनपद का में विस्तार मिलता है। ये भी सिकंदर के आक्रमण के कारण भागकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजस्थान की ओर प्रस्थान किया था। और उत्तरी राजस्थान में इन्होंने निवास स्थल बनाया था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है।
आगे बहुत शानदार प्रश्न आएंगे इनके बारे में। ये देखो, इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि योध्ये उत्तरी राजस्थान में स्थित कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आरएस वाले स्टार लगा के ये कॉपी में नोट कर लेना। बेहद शानदार और बेहद उपयोगी प्रश्न है कि किस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि योध्ये जो उत्तरी राजस्थान में आके बसे थे। मैंने अभी आपको बताया कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में आके बसे थे और इन्होंने कुषाण शक्ति को वहां से नष्ट करने में सफल हुए थे, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या इसको नाम कहते हैं गिरनार प्रशस्ति, गिरनार लेख भी इसको कहा जाता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि योद्धे उत्तरी राजस्थान में आए हैं। तो ये भी लाइन अच्छी हो गई कि योद्धे उत्तरी राजस्थान में आके बसे। इसका उल्लेख कौन सा लेख करता है, तो वो जूनागढ़ अभिलेख करता है। ये किसका था, रुद्रदामन द्वितीय का लगभग माना। इसको गिरनार लेख भी कहते हैं और कुषाण शक्ति को नष्ट करने का इसमें अंदर उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न, बेहद शानदार प्रश्न, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अब देखो, योध्ये जनपद 3 गणों का संघ था, जिसमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। यह भी प्रश्न बेहद शानदार है कि योध्ये जनपद हमें जानकारी मिलती है कि योध्ये जनपद के अंदर 3 गणों का एक संघ था, मतलब इसके अंदर 3 क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे और प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं। ठीक है, तो हरियाणा का रोहतांग ये बिल्कुल शामिल था, उत्तरी पांचाल ये भी बिल्कुल शामिल था, उत्तरी राजपूताना ये भी शामिल था, शेरकोट स्थल ये शामिल नहीं था। तो इसको, इन तीनों को कॉमन रूप से क्या कहते हैं, योध्ये जनपद। योध्ये जनपद 3 गणों को मिलाकर बनाया गया था और इन 3 गणों में रोहतांग, उत्तरी पांचाल और उत्तरी राजपूताना 3 शामिल थे, जबकि ये शामिल नहीं था। तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको डाल सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखना कि 3 गण थे। गण कौन से, रोहतांग, उत्तरी पांचाल और उत्तरी राजपूताना। ठीक है, बेस्ट प्रश्न।